ड्राइवर ने नया रास्ता, नया रूट लिया और आगे गाड़ी चल पड़ी। वो रास्ता इतना लंबा और बियाबान था कि जिसे देखते ही डर लगता था। अभी गाड़ी कुछ ही दूर चली थी कि तभी नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दुनिया रंग बिरंगी में। दोस्तों, पिछली कहानी में हम यात्रा कर रहे थे सांगी की। गुजरात के गांधीधाम से सांगी तक की यात्रा थी। अगर आपने मेरी ये कहानी पहले सुनी हो तो आपको याद होगा कि हम भुज के बाज़ार तक गए थे, जहाँ से होकर के सांगी का रास्ता जाता था। लेकिन वो ड्राइवर हमको सांगी के बाज़ार से ना ले जाकर वहाँ से वापस ले आया और उसने दूसरे रोड से इस यात्रा को शुरू की। अगर दोस्तों आप पिछली कहानी सुनेंगे तभी इस कहानी का आपको मज़ा आएगा और तभी आप इस कहानी का आनंद ले पाएंगे, तभी आपको पूरी बात और पूरी कहानी का पता चलेगा। दोस्तों, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वहाँ पे जहाँ हम रहते थे वो इलाका कच्छ कहलाता था। गुजरात दो हिस्सों में बटा है, एक हिस्सा कच्छ कहलाता है और दूसरा सौराष्ट्र का हिस्सा आता है। वैसे तो पूरे गुजरात के लोग बहुत ही मिलनसार मिले हमको, बहुत ही मददगार, जिंदा दिल इंसान थे। सभी बहुत अच्छे से पेश आते थे। मैं जहाँ जहाँ भी रही, जितने भी पड़ोसी मिले, सब मुझे अभी तक याद आते हैं। उन सबको मैं अब भी याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ उन सबको, क्योंकि वो थे ही इतने प्यारे, बहुत ही अच्छे। आप ये तो जानते ही हैं ना कि गुजराती लोग बहुत ही समझदार होते हैं और हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। हमारे देश के कितने बड़े बड़े नेता जो गुजराती हैं। तो चलिए हम आगे के सफ़र पर चलते हैं और चलते हैं सांगी की ओर। इस नई सड़क पर देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है, किस किस चीज़ का सामना हमें करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, चलें आगे के सफ़र पे। दोस्तों, उस रूट पर जिस रूट से हमें जाना था उस रूट को हमारे ड्राइवर ने छोड़ दिया और वहाँ के लोकल लोगों से उसने बात करके एक नया रूट लिया। जो रोड अभी नया ही बना था, उस रोड को बहुत ही कम लोग जानते थे। लोकल तो उस रोड पे जाना पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि वो एकदम इस तरह से रोड था जैसे कि आप मान लीजिए कि दिल्ली का जो वो रोड नहीं होता जिस पर पहले, जो मान लो कि वो रोड आज़ादपुर से शुरू होकर के फिर जाके घूम करके वापस आज़ादपुर में ही ख़त्म होगी। उस रोड को क्या कहते हैं दोस्तों, मैं भूल रही हूँ अभी उसका नाम, जो भी है, लेकिन वो पूरे दिल्ली का चक्कर लगा के वहीं जाके मिलती है ना। तो ठीक उसी तरह का वो रोड था जो पूरा गोलाई लिए हुए था और इस गांव से शुरू होकर जो हमें सांगी तक की यात्रा करानी थी, जो 2 घंटे का सफ़र था, वो ना जाने अब कितने घंटे में पूरा होने वाला था। क्योंकि जहाँ से हम मुड़े, भुज से जब वापस आके हम मुड़े उस रोड के लिए, वो जो गांव पड़ा वही आखिरी गांव था। उसके बाद रास्ते में कहीं भी किसी भी जगह कोई दूसरा गांव नज़र ही नहीं आया। गांव तो छोड़िए, प्राणी नाम का कोई जीव ही नज़र नहीं आया, ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, ना कोई चिड़िया। जहाँ तक भी हम लोगों की नज़र जाती थी, केवल और केवल उबड़ खाबड़ ज़मीनें थी। दूर हरियाली तो थी, लेकिन दूर जाके पहाड़ी नज़र आती थी। दोनों तरफ सेम एक ही जैसा दिखाई देता था। कोई खेत नहीं था, कोई आदमी नहीं था उसमें काम करता हुआ, कुछ भी नहीं। कहीं गुजरात में क्या होता है कि भेड़ों का जो होता है झुंड, उनको लेकर के लोग चराने के लिए जाते हैं या फिर ऊँट को चराने के लिए जाते हैं। तो इन सबको देख करके पता लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो जनजीवन है इधर आसपास। लेकिन वहाँ उस वक्त कहीं भी दूर भी नज़र कुछ नहीं आता था। लगता था पता नहीं हम किस दुनिया में चले आए हैं, ये कौन सी जगह है, आगे पता नहीं क्या मिलने वाला है। कुछ भी, कोई जानवर कुछ नहीं दिखता था। ऐसा नहीं था कि आसपास कोई घर नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता था, जिस कारण हम डर भी रहे थे। मन ही मन में मैं बहुत डरी हुई थी दोस्तों। मेरे बच्चे और मेरी भतीजियाँ तो उसके ड्राइवर के कानों पे जो बजा के रखा था उसने अपने उसमें, उस पर तो वो लोग
मस्त होकर के जा रहे थे, अपना वेफर खा रहे थे, सैंडविच खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे और मस्त थे। बच्चों को तो पता ही नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। सचमुच दोस्तों, मैं बहुत डरी हुई थी, मैं घबरा गई थी अंदर से, क्योंकि जब उसने भुज का जब मेन रोड छोड़ा, जिस पे अगर हम चलते तो उस पे हमको लोग मिलते, यात्रा करते हुए लोग मिलते, पैदल चलते हुए लोग मिलते, कुत्ते बिल्लियाँ, कुछ मुर्गियाँ कुछ तो दिखाई देते, लेकिन उसने जो रूट ले लिया था उस पे कोई जीवन नहीं दिख रहा था, ना आते हुए ना जाते हुए, केवल और केवल उस रोड पर हम ही चल रहे थे। और मुझे ऐसा लगता था जैसे ये कोई फिल्मी रील चल रही है और हम कोई फिल्म देख रहे हैं कि पूरे सड़क पर हम ही अकेले भागे जा रहे हैं। इस रोड को जो है ईश्वर ने हमारे लिए ही अभी 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 नया नया बना के तैयार कर दिया है, जिस पे हम यात्रा कर रहे हैं। दूर तक जिस तरह से रेगिस्तान में नज़र दौड़ाओ तो रेत ही रेत नज़र आएगी, उसी तरह से वहाँ पर जब हम जा रहे थे तो हमको सिर्फ टीले, ऊंचे नीचे और पहाड़ी नज़र आती थी और कुछ भी नहीं, यही सब नज़र आ रहा था। तो मैं मन ही मन में डरी हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ड्राइवर ने भुज में बातें की थी उन लोगों से, और कई बार गाड़ी की तरफ इशारा कर करके उन लोगों से बातें कर रहा था। तो मुझे ये भी डर लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है ना कि इसने उनसे कुछ बात की हो और वो लोग गिरोह वाले हों और पीछे से वो आए और हमें पकड़ ले, मेरे बच्चों को पकड़ ले और हमारा अपहरण कर ले, या फिर कुछ छीना झपटी करे। छीना झपटी करते तो वैसे तो कुछ हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि हम एक दिन की यात्रा पर निकले थे तो कुछ लेकर तो चले नहीं थे इतना कुछ, लेकिन फिर भी होने को कुछ भी हो सकता था। अगर वो छीना झपटी करते या कुछ करते तो बुरे लोग ही होते ना, तो बुरे लोग तो कुछ भी करेंगे, तो उसका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं बार बार डर डर कर पीछे मुड़कर देखती थी और फिर आसपास भी चौकन्ने नज़रों से देखा करती थी, कहीं कहीं से कोई निकल ना आए, कहीं पहले से कोई बैठा छुपा हुआ ना हो और कोई अचानक से आए हमारे सामने और फिर इसको गाड़ी रोकनी पड़े। यही सब विचारों में मैं खोई हुई थी, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा था, खबरों में पढ़ा था और मैंने कई बार देखे भी थे सीरियल वगैरह कि गाड़ी चली जा रही है हाईवे पर और अचानक ही कोई मरा हुआ जानवर उसके आगे आके गिरता है, या फिर किसी ने अंडा फेंक दिया उसी गाड़ी पे तो गाड़ी वाले को गाड़ी रोकनी पड़ी और फिर पीछे जो बैठे हैं फिर उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से डरी हुई थी मैं और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, हमें सही सलामत और सुरक्षित पहुंचा देना। फिर मुझे शांत देख करके मेरे बच्चे भी शांत हो गए और फिर मेरी भतीजियाँ भी शायद मन ही मन डरी हुई थी और वो भी कुछ इसी तरह का विचार अपने मन में रखती होंगी। फिर मेरे बच्चे बोलने लगे, मम्मी रास्ता कब ख़त्म होगा, कब हम सांगी पहुँचेंगे। वो एकदम ऊब से गए थे। बाहर इतनी गर्मी थी, क्योंकि वो मार्च का महीना था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, और बस उसने एसी चला के रखा था तो उसी से थोड़ा ठीक लगता था, लेकिन एकांत रास्ता देख करके मन एकदम डरा हुआ था। हम सब घबराए हुए थे अंदर ही अंदर। फिर उसने हमको इस तरह से डरे सहमे देख के फिर खुद ही वो गाना बजा के और ख़ुद भी साथ साथ गाने लगा। फिर बच्चों को बोला, अरे बच्चों गाओ, क्यों इतने शांत हो, क्यों इतने चुप हो, गाना गाओ, मस्ती करो, मस्ती, बाहर निकले हो, घर से बाहर निकले हो तो सारे गम अपने घर में ही छोड़ दो और बाहर आए हो तो बाहर मस्ती में रहो। ऐसे बोल के और ख़ुद भी गाना गाने लगा। उसका तो स्वभाव कुछ समझ ही नहीं आता था। कभी तो वो एकदम फ्रेंडली हो के हमारे साथ अच्छे से पेश आता, कभी हमें डराता किसी तरह से, कभी अपनी गाड़ी की बातें करता। तो फिर मैंने उसको बोला, भैया आप इतने अच्छे रूट को छोड़ के इस रूट पे क्यों आए। तो उसने बोला कि अरे मैडम, वो रोड तो एकदम टूटा फूटा था, जगह जगह से खड्डे थे उसमें, इसीलिए लोगों ने मुझे कहा कि उस रूट पे जाना बेकार है, उस रूट पे मत जाओ। तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को लेके इस रूट पे आया हूँ। देखो ना ये रूट तो बहुत अच्छा है, सड़क कितनी चमकदार और अच्छी मक्खन जैसी सड़क है, एकदम गाड़ी मेरी चल रही है आराम से। लेकिन वो अपनी गाड़ी की स्पीड 40 से ज़्यादा करता ही नहीं था। मैं कितनी बार उसको बोल चुकी थी कि भैया थोड़ा तेज़ चलाओ गाड़ी, थोड़ा तेज़ चलाओ, क्योंकि हमको देर हो जाएगी। तो वो कहता कि मैडम मैं इससे तेज़ नहीं चला सकता, मेरी प्यारी गाड़ी है, मैंने अभी 2 महीने पहले ही ख़रीदा है, मैं इस पर ज़रा सा भी खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि तेज़ चला के मेरी गाड़ी किसी तरह से डैमेज हो। तो मैं हैरान थी कि पता नहीं कैसे ही इसने अपनी गाड़ी, कैसे इतनी गाड़ियों की बातें करता रहता है और एक गाड़ी की जब स्पीड ही नहीं बढ़ाता तो कैसे सवारी ढोता होगा पता नहीं।
मैं यही सब सोच रही थी, क्योंकि वो खुद ही हर वक्त इतनी सारी गाड़ियों का गुणगान कर रहा था कि मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, मैंने इस गाड़ी को उस ऑफिस में लगाया है, इस गाड़ी को उस ऑफिस में लगाया है, इस तरह की बातें कर रहा था। तो हम लोग शांत हो गए थे फिर। तो फिर खुद ही बोलता है बच्चों को कि अरे बच्चों, तुम सब थक गए क्या, चलो मैं गाना लगाता हूँ, सुनो। फिर खुद ही बोलने लगा कि मैडम आपको पता है ये इतना सुनसान एरिया है जिसको देख के मैं डर भी रहा हूँ। फिर बोला कि आपको पता है क्या कहते हैं, ऐसे सुनसान रोड पे ना कभी कभी छलावा भी मिल जाता है। छलावा के बारे में कुछ जानती नहीं थी मैं। तो फिर बोला कि फिर कभी कभी तो गुंडे डाकू भी मिल जाते हैं जो लूटने के लिए आगे आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये हमें हमारा मजाक बनाने के लिए ऐसे ही हमको डराने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैंने बोला भैया कुछ भी हो, मैं तो ईश्वर के भरोसे बैठी हूँ, वो ही हमको सही सलामत पहुँचाएंगे। वैसे भी मैं तो भूत प्रेतों से जो नहीं डरती। ऐसे बोल के मैं चुप हो गई। तो फिर वो बोला कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बोल के वो गाड़ी चलाता ही रहा। फिर कुछ देर के बाद ही सामने रोड जैसे सीधी हुई, जैसे रोड पहले तो एकदम ऐसे तिरछी चल रही थी तो सामने एकदम सामने क्या आने वाला है तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे वो सीधी रोड हुई एकदम सामने दूर तक नज़र आने लगा। तो रोड पे ही मुझे क्या सबको सामने रोड पे कुछ बिल्कुल बीचों बीच कुछ ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो वहाँ है काला काला, पर क्या चीज़ है ये समझ नहीं आ रहा था। तो जब गाड़ी पास जाती रही तो मैं सोचने लगी कि वहाँ बीच रोड पे क्या है। तो फिर मेरे दिल ने कहा कि हो सकता है कि वो मिराज हो। मिराज का मतलब तो समझते होंगे ना दोस्तों आप लोग, कि जैसे कहीं बहुत गर्मी होती है, तेज़ धूप होती है, तो वहाँ रोड पर या किसी खाली ज़मीन पे हमको ऐसा महसूस होने लगता है कि सामने पानी है या फिर कुछ चीज़ है। ऐसा करके हमको जो हमारे दिमाग में होता है वही चीज़ हमको वहाँ दिखने लगती है, जिसे एक धोखा कह सकते हैं, मन का धोखा। तो वही चीज़ ऐसे ही मुझे लगा कि हम इतनी देर से किसी को देख नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमको ऐसे कुछ धोखा हो रहा है कि वहाँ सामने कुछ है, पास जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं यही सोच रही थी कि जैसे गाड़ी थोड़ा पास में गई तो दिखाई दिया कि वो एक औरत है जो बैठी है और उसका मुंह पीछे की तरफ है। तो उसने एकदम काले कपड़े पहने हुए थे सर से पैर तक। उसने जो कपड़ा सर से लेके ओढ़ा था वो भी काले ही था। इसके बाद जैसे थोड़ा पास गए तो ड्राइवर एकदम शांत हो गया, उसने गाना बंद कर दिया और बच्चों को बोला बच्चों बिल्कुल भी चू की आवाज़ नहीं करना, एकदम शांत बैठ जाओ। और मुझे और मेरे भतीजों को बोला कि देखो आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी चू की आवाज़ नहीं करना, एकदम शांत बैठना, और जैसे मैं गाड़ी वहाँ से लेके जाऊँगा उस जगह से वैसे ही आप लोग पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना और एकदम शांत रहना। तो हमने कहा ठीक है। तो उसकी बात से जैसे जिस ढंग से डर कर बोल रहा था उससे हम भी डर रहे थे। हमने कहा ठीक है भैया, हम शांत हो गए। उसने गाना बंद कर दिया और एकदम से देखते ही देखते उसने कहाँ तो 40 पे चल रहा था और कहाँ एकदम से उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी। और उसके पास पहुँचते पहुँचते हम 60-70 की स्पीड पे थे और एकदम फर्राटे से उसने गाड़ी को आगे निकाला। आगे करके फिर एकदम शांत भाव से वो चलता ही रहा कम से कम 10-15 मिनट तक वो एकदम शांत था और हम लोग भी शांत थे। जब वो लेडी बैठी थी वहाँ से जब हम निकले थे तो मैंने कनखियों से धीरे से एकदम ऐसे देखा था मैंने कनखियों से, तो मुझे वो दिखी थी कि वो हाथ में लेडी है और हाथ में एक मोबाइल लेके बैठी है, जो नोकिया का मोबाइल उस समय चला करता था, वायरलेस के जैसे उसमें एक डंडा निकला रहता था, वैसे ही फ़ोन था उसके हाथ में। लेकिन दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तेज़ धूप में वो वहाँ बैठ के लगभग 3-3:30 का समय था वो, और उस समय वो बीच सड़क के बीचों बीच बैठी थी, वहाँ बैठ के वो क्या कर रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि गुजरात ऐसी जगह है जहाँ धूप एकदम तिरछी पड़ती है और सुबह के समय ही 7 बजते बजते टंकी का पानी जो इतना गर्म हो जाता है कि उस पानी को हमें नहाने के लिए ठंडा पानी मिलाना पड़ता है। जिस तरह हम सर्दियों में गर्म पानी में ठंडा पानी मिला के नहाते हैं ना, उसी तरह से वहाँ करना पड़ता था सुबह 7 बजे से ही। इसलिए सुबह सुबह ही नहाना सही समझते थे ताकि पानी ठंडा मिले। तो सोचिए कि उस धूप में उस सड़क काले रंग की जो थी वो कितनी तप रही होगी, और उस पर इतने आराम से बैठी थी वो औरत, इतने मज़े से बैठी थी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और क्यों बैठी थी, किस लिए बैठी थी, समझ नहीं आ रहा था। और हाँ दोस्तों, ये तो बताना ही भूल गई कि जहाँ वो बैठी थी ना, वहीं पर उसके दोनों साइड में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जैसे अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब हाईवे पर गाड़ी चलती है तब दोनों साइड ऊंचे ऊंचे पेड़ आ जाते हैं ना रोड पर, वैसे ही बिल्कुल दोनों साइड पेड़ थे। तो मैं उन पेड़ों को देख के और डर गई थी,
इसलिए डर गई थी कि खाली मैदान में तो जहाँ तक नज़र जाएगी सब साफ साफ दिखेगा, लेकिन अगर दोनों साइड पेड़ आ जाए, झाड़ियाँ आ जाएँ, तो ऐसे में अगले ही पल किस पेड़ के पीछे से क्या चीज़ निकल के आ जाएगी आपके सामने, ये पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए और ज़्यादा डरी हुई थी। और जैसे ही 10-15 मिनट आगे चले तो फिर वो पेड़ ख़त्म हो गए थे। फिर इसके बाद फिर वही खाली मैदान, फिर वही सब कुछ। फिर वो ड्राइवर ही बोला कि देखा मैडम, मैंने आपको बोला था ना, मैं बोल रहा था ना पीछे भूत प्रेतों की बात, देखा मेरी बात सच हुई ना। तो मैंने बोला भैया आपको कैसे पता था ये सब, आप कैसे जानते हो? तो उसने यही कहा कि मैडम, जब मैं भुज में उन लोगों से बातें कर रहा था ना, सड़क के बारे में पूछ रहा था कि अच्छी सड़क कौन सी है जिस पे मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊं, तो उन्होंने यही रोड बताया। और लेकिन उनमें से एक आदमी ने मुझे ये भी बताया कि भाई उस रोड पे जाओगे तो सही, पर उसमें खतरा भी है, तो तुम्हें सावधान होकर जाना पड़ेगा। तो मैंने पूछा था उनसे कि क्या खतरा है, तो उन्होंने कहा कुछ कह नहीं सकते, कभी गुंडे बदमाश भी मिल सकते हैं या फिर तुमको छलावा भी दिख सकता है, तो इसलिए तुम सावधान होकर चलना और छलावा देख के पीछे मुड़ के मत देखना। तो फिर मैंने बोला भैया, जब आपको ये सब बातें पता थी तो आप इस खतरनाक रोड पे हमें लेकर के क्यों आए, जबकि आपको पता है कि मेरे साथ सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं और अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, आप बताओ। तो वो बोला कि अरे मैडम मैं हूँ ना, डरते क्यों हो, मैं कुछ नहीं होने देता। लेकिन तो मैंने कहा फिर आप लाए क्यों इस रोड पर? तो बोला कि मैडम मैं अपनी गाड़ी की वजह से लाया, मैं नहीं चाहता था कि मेरी गाड़ी को उस टूटी फूटी रोड पे कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए मैं इस तरफ ले आया। और मैं खुद भी विश्वास नहीं करता था इन बातों पे, इसलिए मैंने सोचा कि ये सब ऐसे ही मुझे डरा रहे हैं, इसलिए मैं चला आया। मुझे नहीं पता था कि वो हम ही लोग होंगे जो हमको ही मिल जाएगा ये छलावा। तो मैडम चलो ईश्वर की दया से हम बच तो गए ना। तो क्या फिर वो बोला कि अच्छा हुआ। मैंने बोला ये छलावा छलावा कर रहे हो, छलावा होता ही क्या है? वो तो एक अच्छी खासी औरत बैठी थी। तो बोला मैडम यही तो बात है ना, वो छलावा किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी तरह से आपको दिख सकता है, किसी जानवर के रूप में, किसी इंसान के रूप में, कभी कोई तो पैसे के रूप में भी दिख जाता है। अगर आपने उसको देख लिया या फिर उसको छू लिया तो फिर वो ज़िंदगी भर वो फिर हमारे पीछे लगा रहता है, कभी भी कुछ भी हो जाए उससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। तो उसकी ये सब बातें सुन के तो मैं तो एकदम सिर से पैर तक काँप गई और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर रक्षा करना मेरे बच्चों की और मेरी, हमें सही सलामत सुरक्षित रखना प्रभु, उस छलावे से बचाना और दया करके जल्दी से जल्दी हमें हमारे स्थान पर पहुंचाओ जहां हमें जाना है, दया करो भगवान। ये सब प्रार्थना करते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ रहे थे कि मंजिल थी और सड़क थी कि ख़त्म होने का ही नाम नहीं ले रही थी और मंजिल पास आने का ही नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों कहानी फिर बड़ी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ सांगी यात्रा पे चलकर अच्छा लग रहा होगा और आगे की यात्रा जो बाकी रह गई है कोशिश करूँगी मैं वो जल्दी से जल्दी छोटे छोटे उसमें ख़त्म करूँ।